हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां आज मैं आपके लिए एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि गेम चेंजर साबित होता है किसी भी मेंस एग्जाम में। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ये कि वो लोग जीएस पेपर को तो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, परंतु कई बार वो जो लैंग्वेज पेपर है सीजीपीएससी में और दूसरा जो एसए का पेपर है उसे छोड़ देते हैं। तो आप सबके लिए रैंकिंग सुधारना और साथ ही साथ एक गेम चेंजर की भूमिका निभाता है एसए का पेपर। तो आज मैं आपके साथ 6 संभावित एसए, यानी जो मुझे लगता है कि ये 6 संभावित टॉपिक्स हैं जिनसे ऐसे बन सकता है, उनकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सीजीपीएससी मेंस 2025 यानी जो अभी जून 6 तारीख को पेपर होने वाला है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। निबंध लेखन की बात करते हैं तो इसको मैंने जो फेज के तौर पे बनाया है उसमें मैंने एक्सटेंसिवली यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, यूपीपीसीएस ऐसे बहुत सारे पेपर्स के पिछले 5 साल के ऐसे मीन्स के पेपर को एनालाइज किया है और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले जब हम डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने एनालाइज किया है उसमें पिछले कुछ सालों में सीजीपीएससी के मेंस में, खासकर ऐसे के पेपर में एक ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है। इसमें आपको करना क्या होगा इस बार कि आप लोग जो ऐसे राइटिंग कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उसको 3 हिस्सों में बांटिए। वैसे तो आपके सिलेबस में मेंशन है कि पहला पोर्शन होता है नेशनल और सेकंड पोर्शन होता है सीजी स्पेशल, पर जो तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी देखने को हमें मिल रहा है वो है फिलॉसफी, यानी दर्शन। ठीक है, तो आप राष्ट्रीय जो भी ऐसे की तैयारी कर रहे हैं वो खासकर करंट को ध्यान में रख के करिए। और जब इसको करते हैं, सीजी स्पेशल करते हैं, तो आपके पास जो भी 4 टॉपिक्स आएंगे उसमें मतलब 2 टॉपिक्स तो आप करंट के थ्रू याद कर सकते हैं और एक और जो टॉपिक मतलब जो 4 टॉपिक्स आएंगे उनमें 2 खासकर प्रिडिक्टिव सेंस में आते हैं, वो होते हैं नक्सलिज्म वगैरह पे। ठीक है, या फिर सीजी गवर्नमेंट की कोई ना कोई जो स्कीम्स है उनसे रिलेटेड। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सीजी में थोड़ा प्रिडिक्ट करना आसान होता है कि इन 4 टॉपिक्स जो होते हैं, मतलब 4 जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस प्रकार से या कहां से आ सकते हैं। पर नेशनल में आपको करेंट एंड फिलॉसफी जोड़ के पूछ रहा है। ठीक है, पिछले कुछ सालों के ट्रेंड से मैंने ये एनालाइज किया है कि इन 3 हिस्सों में आपको अपनी तैयारी को करना होगा। तो चलिए आज मैं आपको संभावित 6 प्रश्नों को दिखाता हूं, समझाता हूं। ये मैंने देखा कि पिछले 5 साल के पेपर में आपको सीजी मेंस में 2020 से 24 में नक्सलिज्म या ट्राइबल राइट्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड टू छत्तीसगढ़, ठीक है, वन और पर्यावरण जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है उससे सवाल आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण से पूछे जा रहे हैं। ये सीजीपीएससी मेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सीजीपीएससी का जो पहला पोर्शन है, मतलब नेशनल जो ऐसे आता है, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट आ रहा है और डिजिटल गवर्नेंस पे भी फोकस हो रहा है अभी कुछ सालों में। यूपीएससी में आप देखें तो फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, वुमेन एंड सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। तो कुल मिला के ये वो टॉपिक्स हैं जिनको मैंने एनालाइज किया तो पाया कि ये टॉपिक्स ज्यादा ही पूछे जाते हैं किसी न किसी तरीके से रिलेट करके। ठीक है, ये सारे आप देख सकते हैं, सेव कर पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो मैं 6 टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, 6 प्रश्न,
वो पहला प्रश्न होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। दूसरा प्रश्न होगा नक्सलिज्म एंड ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ यानी नक्सलवाद एवं जनजातीय विकास छत्तीसगढ़ से संबंधित। तीसरा प्रश्न है क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट से जुड़ा यानी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ा हुआ। महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला के साथ साथ मैंने ये प्रश्न दिया है पर यहाँ पे एम्पावरमेंट पे ज्यादा फोकस करिएगा, जरूरी नहीं है महिला सशक्तिकरण ही हो, ठीक है। मार्जिनलाइज सेक्शन, जो पीड़ित वर्ग है, समुदाय है, उनका सशक्तिकरण कहता है हमारा संविधान, ठीक है। हमारे संविधान में ही सोशल जस्टिस की परिभाषा दी हुई है। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस, ठीक है, इसमें आप बहुत ज्यादा बड़े डायमेंशंस में आंसर को लिख सकते हैं। और छठवां और इंपॉर्टेंट है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल आपको, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो वृद्धि हो रही है और आपको पता है कि सबसे बड़ी जनसंख्या जो हमारी है वो है कौन सी, यूथ की, ठीक है। और यूथ में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन 6 प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता समृद्धि का मार्ग अथवा मानवता के लिए संकट, इन दोनों पे विचार करके आपको भारत के संदर्भ में चर्चा करनी है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाथ टू प्रॉस्पेरिटी और थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, डिस्कस विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। अब देखिए, पाथ टू प्रॉस्पेरिटी तो हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे हमारा मानव जो है वर्ग है वो आगे बढ़ता है, मतलब कुल मिला के हम कहें तो जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं हम नई नई चीजों को अपनाते जाते हैं। उन्हीं में से एक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमारे जनसाधारण में, मतलब जनजीवन में। आप सुबह से लेकर रात तक कहीं ना कहीं एआई का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो iOS यूजर सीरी के माध्यम से कर रहे हो, एंड्रॉयड यूजर गूगल एआई के माध्यम से कर रहे हो यानी जेमिनी के माध्यम से। इस तरह से हम कहीं ना कहीं एआई का यूज डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये प्रॉस्पेरिटी तो दिखाता है, पर थ्रेट किस प्रकार हो सकता है, यानी कि हमारे लिए संकट कैसे हो सकता है। तो अभी आपको पता चल रहा है कि डीप फेक बहुत ज्यादा ही न्यूज में है ना। तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको दिखाने होंगे, बताने होंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज एआई, मतलब एआई क्या है। उसके बाद आपको बताना होगा कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, इन सबका एआई से क्या संबंध है, ठीक है। सिर्फ एआई मत बताइए, इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि मशीन लर्निंग क्या होती है, एआई से कैसा संबंध है, डीप लर्निंग क्या है, क्योंकि एआई तो पहला ही उसका फेज है लेकिन हम धीरे धीरे उसके फेजेस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जनरेटिव एआई की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, वो सब क्या है, जेमिनी क्या है, ठीक है, क्लाउड एआई क्या है, ये सारी चीजों के बारे में भी आप एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं। ग्लोबल एआई रेस के बारे में आपको बताना होगा फिर, ठीक है। जब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया उसके बाद जब आप अगले फेज पे पहुंचेंगे तो आप बताइए कि किस प्रकार पूरी दुनिया एआई के रेस में आगे बढ़ रही है। आपको दिखेगा यूएसए, चाइना, इंडिया अलग अलग स्ट्रेटेजी दिखा रहा है। जैसे इंडिया का अभी फिलहाल इंडिया का एआई स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अभी कुछ समय पहले नोएडा में एआई समिट हुआ था तो उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। कैसे हम एक दूसरों के साथ, मतलब कंट्रीज के साथ एआई मॉडल पे एक्सचेंज करते हैं आइडियाज को। एआई पॉलिसी के बारे में बताइए इंडिया की, यानी नेशनल एआई स्ट्रेटेजी 2018 के बारे में बताइए। इंडिया एआई मिशन 2024 के बारे में लिखिए। नीति आयोग किस प्रकार थिंक टैंक्स में इंट्रोड्यूस कर रहा है एआई को, उसके बारे में लिख सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन में एआई का यूज कैसे हो रहा है आप लिख सकते हैं। इसरो कैसे यूज कर रहा है, ऐसे बहुत सारे, बहुत ही अनगिनत एग्जाम्पल आप चाहे तो लिख सकते हैं। फिर लिखिए इंपैक्ट ऑन जॉब, ठीक है। अब जो थ्रेट की बारी आ रही है वो यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। थ्रेट कैसे है, तो आपके जॉब्स पे थ्रेट है, ठीक है। अगर आपको एआई आ रहा है तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं जॉब में,
परंतु अगर आपको एआई नहीं आता है तो जो काम एक एआई जानने वाला इंसान करता है बहुत कम समय में, आपको उस काम को करने में समय लगेगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता कम हो जाएगी। और जब उत्पादकता कम होगी तो आपकी जरूरत कम हो जाएगी, यानी कुल मिला के आपके जॉब्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ऑटोमेशन, डिस्प्लेसमेंट, रोजगार पे प्रभाव हो रहा है। ठीक है, बेनिफिट क्या है इसका, ये आप लिखेंगे कि हेल्थ केयर सेक्टर में एआई का यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सब पढ़ रहे होंगे यूपीएससी, सीजीपीएससी या किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आजकल आप चैट जीपीटी, ठीक है, गूगल जेमिनी, क्लाउड एआई या ऐसे बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स है जिनके माध्यम से आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आप रिस्क लिखिए, ये सब बॉडी कंटेंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बॉडी में आप लिखिए डीप फेक रिस्क है। डीप फेक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप पता लगाइए, उसके बारे में जानिए, उसको लिखिए। ठीक है, फिर लिखिए प्राइवेसी का हनन हो रहा है। ठीक है, आपको कई बार आपको देखने को मिला होगा कि जब भी आपके पास अगर मोबाइल है आसपास और अगर उसमें इंटरनेट ऑन है, क्योंकि आपसे कई सारी चीजों के बारे में मतलब पहले से ही को, या तो आपको प्ले स्टोर या कोई भी चीजें आपसे पहले से ही आपकी मंजूरी मांगती हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा, अगर आप अपने वॉइस के थ्रू अगर कुछ चीजों का डिमांड करते हैं नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल रहा हूं कि आज मुझे किताबें खरीदनी है, सपोज कोई किताब है जो मुझे मार्केट में दिखी है या मुझे पता चला है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं, तो कई बार जो मोबाइल है या जो भी आसपास आपके सिस्टम है जहां पे एआई का यूज हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज दिखाने लग जाती है, तो वो रिस्क है। ठीक है, आपके डेटा का प्राइवेसी ब्रीच हो रहा है, डेटा ब्रीच होगा, एल्गोरिदम बेसिस पे हो रहा है, बायस है, जैसे एल्गोरिदम दिखाएगा वैसे ही होगा। जैसे अभी यूपीएससी के आंसर की में अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो आंसर कुछ और दिखा रहा है, परंतु आप यूपीएससी के आंसर की के साथ दिखा रहे हैं तो उसके हिसाब से आंसर चेंज हो रहा है, यानी बायसनेस है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको बॉडी में यूटिलाइज करना होगा। लास्ट में आप जब इसके बारे में वे फॉरवर्ड लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो वे फॉरवर्ड आप क्या लिख सकते हैं कि क्योंकि ये एक बहुत ही न्यू चीज है हमारे लिए, ठीक है, हम इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, एआई का यूज, उसका यूटिलाइजेशन, तो उसको अगर हम बेहतर ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी की तरह काम करेगा, अदरवाइज इट कैन बिकम अ थ्रेट टू अस। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में कि आप कैसे और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है एआई का, कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है बेहतर से बेहतर, वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यूपीएससी 2023 में पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी में ऑलमोस्ट कई बार पूछा गया है, और एआई जो है बहुत हॉटेस्ट टॉपिक है। अब इसमें छत्तीसगढ़ का एंगल आपको लिखना हो, क्योंकि पूछ रहा है इंडिया के संदर्भ में, यानी भारत के संदर्भ में, तो भारत में एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है, तो आप छत्तीसगढ़ के बारे में जब तक नहीं लिखेंगे, अपने इस ऐसे में उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। मैं आपको हर बार कहता हूं कि जब भी आप मेंस का क्वेश्चन आंसर करते हैं तो कभी भी आप सिर्फ उस सेक्शन के बेसिस पे आंसर मत करिए, यानी अगर आपको पता है कि भाई ये पॉलिटी का क्वेश्चन है तो सिर्फ उसको ये मत समझिए कि पॉलिटी के एंगल से ही आंसर करना होगा। अगर वो पेपर 1 में आ रहा है, यानी जीएस पेपर 1 में आ रहा है जिसमें और भी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं साथ में, तो आपको को रिलेट करने आना चाहिए, तब आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। यानी यहाँ पे अगर ये नेशनल पोर्शन में पूछा है तो अगर आप इसमें सीजी एंगल भी ऐड करते हैं तो आपको नंबर बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, यानी आपको ये एक एज दे देगा दूसरे एस्पिरेंट से। तो आप क्या लिख सकते हैं, सीजी यूज एआई में, मतलब छत्तीसगढ़ में एआई का यूज कैसे हो रहा है, तो पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन का यूज करती है, डिजिटल मंडीज आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ऑक्शंस होते हैं, उसके अलावा आपको ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज देखने को मिलती हैं, डिजिटल, और हाँ आपको ये भी लिखना होगा कि डिजिटल डिवाइड अभी फिलहाल हमारे राज्य में है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि अभी भी बहुत लोगों को
डिजिटल एक्सेस नहीं है, यानी एजुकेशन नहीं है, कैसे यूज करना है इस डिजिटल आइडिया का, इसका हमको आइडिया नहीं है। मतलब बहुत सारे, खासकर बस्तर संभाग में, ठीक है, जहां तक अभी डिजिटल एजुकेशन या हम बोलेंगे डिजिटल लिटरेसी नहीं पहुंची है, डिजिटल साक्षरता अभी पहुंचनी बाकी है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ये मैंने कुछ पॉइंटर्स दे दिए, आप चाहें तो इसमें और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हर साल कहीं ना कहीं नक्सलिज्म से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसी में से नक्सलिज्म एंड ट्राइबल डेवलपमेंट की हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद, जड़े, वर्तमान स्थिति और स्थायी समाधान के उपाय। हालांकि सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, परंतु इसी मॉडल पे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जरूर। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन छत्तीसगढ़, रूट्स, प्रेजेंट सिचुएशंस एंड मेजर्स फॉर परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता ही कई महीनों से न्यूज में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सलिज्म ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। यह कहा जाए तो बहुत सारे जगहों पे ये समाप्त भी हो चुका है बस्तर संभाग में। तो अब देखिए, अब इसके बारे में आपको लिखना होगा तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप दे सकते हैं, नक्सलवाड़ी के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, नक्सलवाड़ी मूवमेंट जो 1967 में हुआ था, जहां से एक्चुअल नक्सलिज्म का क्या हुआ था, उदय। फिर आप बता सकते हैं कि कम्युनिज्म का ये आइडिया अपने अंदर समाता है, ठीक है, समावेशित करता है, इंक्लूड करता है। फिर आपको बताना होगा रेड कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये जो एरिया है इसे हम रेड कॉरिडोर कहते हैं छत्तीसगढ़ का। फिर आपको बताना होगा रूट कॉज, ठीक है, क्या है इसकी मूल कारण। तो मूल कारण के बारे में बताइए भाई, कि लैंड एलियनेशन है, भूमि का अधिग्रहण जो हो रहा है, फॉरेस्ट राइट वायलेशन हो रहा है, वन अधिकार उल्लंघन हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है विकास की कमी है। डेवलपमेंट अभी भी पूरी तरह उस संभाग में यानी रेड कॉरिडोर में पूरी तरह नहीं पहुंचा है। हालांकि हमारी मुहिम चालू है और हम चाह रहे हैं कि कुछ 2047 तक, ठीक है, जब हम 100वां हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो छत्तीसगढ़ का भी एक विजन है कि हम पूरी तरह विकसित राज्य के रूप में सामने आए। तो विकसित राज्य तभी हो पाएगा जब हमारा हर एक प्रांत विकसित हो पाए। ठीक है, हर एक जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, हर एक जो ब्लॉक है, हर एक जो विलेज है, अगर वो डेवलप होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली स्टेट डेवलप हो जाएगा। गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए, ठीक है, समाधान पॉलिसी क्या है, सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट, इसमें आप थोड़ा बहुत जो बहुत पहले सलवा जुडुम चलता था उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप आइए बात सरेंडर पॉलिसी इशू। तो 800 से ज्यादा सरेंडर हुए हैं। कुछ कोई अगर आपको इससे बड़ा कोई नया लेटेस्ट कोई डेटा या फैक्ट मिलता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सरेंडर पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं कि हमारे राज्य में सरेंडर पॉलिसी ये कहती है कि जो भी नक्सलाइट सरेंडर करेगा उसे गवर्नमेंट संरक्षण मिलेगा, उसे नया जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उसे हर संभव मदद की जाएगी सरकार के द्वारा जो कि मिल सकती है। पीवीटीजी अपलिफ्टमेंट से हो सकता है। पीवीटीजी आपको पता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग जिसे हम कहते हैं अति पिछड़ा जनजाति वर्ग। तो इसे अपलिफ्ट करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पीवीटीजी कितने हैं आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में बहुत बार पूछा गया है कि हमारे यहाँ पे टोटल कितने पीवीटीजी हैं। तो आपको दोनों बताना होगा, जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी बताया है और जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ठीक है, इस तरह से आप अपने ऐसे को क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, और फ्रेम करके लास्ट में वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन लिख सकते हैं कि अब हमें जैसे जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है, एक स्टेबल गवर्नमेंट आई हुई है, तो उससे होता है क्या देखने को मिल रहा है कि हमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं वहां तक पहुंचाई जा रही हैं जिससे यहाँ पे आप चाहे तो डिजिटल लिटरेसी, एजुकेशन के बारे में और ये सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर
कैसे वहां बेहतर किया जा रहा है, कैसे ट्राइबल एजुकेशन को बेहतर किया जा रहा है, कैसे ट्राइबल जो एस्पिरेंट्स है सीजीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए उन्हें मदद मिलती है सरकार के द्वारा। तो कुल मिलाकर कैसे ये जो ग्रुप है जो कि वल्नरेबल है उसे हम मुख्य धारा से जोड़ पा रहे हैं, इसे आपको फ्रेम करके लिखना होगा। इंपॉर्टेंट आपको पता ही है क्यों है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक मूलभूत प्रॉब्लम रहा है शुरू से। फिर अगला आप देखें तो छत्तीसगढ़ का एंगल आप यहां पे जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ क्या चाहता है, नक्सल फ्री होना। ठीक है, पीएम मोदी का विजिट हुआ था 2024 में, तो न्यू सिक्योरिटी कैंप्स, ठीक है, नियाद नीलनार वेलफेयर प्रोग्राम, रोड और स्कूल कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताना होगा, किस प्रकार खासकर रेड कॉरिडोर में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें हम तो वो क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से। क्लाइमेट चेंज, हाउ टू बैलेंस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ठीक है, ये क्यों आता है हर बार, ये सवाल, इस तरह का सवाल क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है कि जहां डेवलपमेंट होता है वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से जलवायु खासकर पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं या एरिया बढ़ा रहे हैं, लोगों को और सहूलियत देना चाहते हैं, तो आपको जंगल काटने होंगे, मजबूरी है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको जॉब्स क्रिएट करने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बिजनेसेस बढ़ाने होंगे, फैक्ट्रीज लगानी होंगी, तो उनसे पॉल्यूशन होगा, पर वो मजबूरी है, वो करना होगा। तो आपको ये बताना है यहाँ पे कि कैसे हम दोनों को बैलेंस लेके चल सकते हैं। यानी कुल मिला के आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। ठीक है, एसडीजी गोल भी आपको पता होगा, तो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे क्या, साइंटिफिक फैक्ट। आईपीसीसी रिपोर्ट्स में हमें पता चल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। अभी 1.5 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर राइज हो चुका है। ठीक है, और आने वाले समय में वैज्ञानिकों का कहना है, यानी साइंटिस्ट का कहना है कि 2 डिग्री तक भी बढ़ जाएगा। और जहां हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ा तो जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा ही उग्र रूप ले लेगा और उससे बहुत ज्यादा विनाशकारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी आपको देखने को मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी हुई है। ठीक है, फिलहाल ही आप देख लीजिए तो हीट वेव्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर जहां पहले 45 तक जाता था छत्तीसगढ़ में, ठीक है, यह 46 तक जाता था, आज 47 48 पहुंच रहा है। कुछ समय में हो सकता है ये 50 तक क्रॉस कर जाए। ठीक है, एवरेज की बात कर रहा हूं। इंपैक्ट ऑन इंडिया फिर हम बताएंगे कि फ्लड्स होगा, ड्रॉट होगा, ग्लेशियर मेल्ट्स होंगे। सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड पे भी आप बताएंगे कि वर्ल्ड में क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा। तो इन सारी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। इंडिया का पंचामृत गोल क्या है? ठीक है, कॉप 26 में हमने क्या कहा था, तो नेट जीरो बाय 2070 हमारा उद्देश्य है। नेट जीरो क्या, कार्बन एमिशन, मतलब हम जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं वो 2070 तक हम जीरो पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कार्बन उत्सर्जन कैसे पहुंचेंगे, यानी जितना हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही कार्बन सिंक हो सके। ठीक है, तो ये हमारा गोल है। ग्रीन इकोनॉमी वर्सेस ब्राउन इकोनॉमी की बात होगी। ठीक है, डेवलपमेंट डिलेमा के बारे में हम बताएंगे कि ग्रीन वर्सेस ब्राउन इकोनॉमी क्या है, कैसे ये इंपैक्ट कर रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट के बारे में आप बात करेंगे। फिर बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। हमारा देश रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा ही योगदान दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। ठीक है, हमारा ही ब्रेन चाइल्ड था, जिसमें आज बहुत सारी कंट्रीज उसकी सिग्नेटरी हैं। ठीक है, तो
आप उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में लिखेंगे, तो ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, वैश्विक जलवायु न्याय क्या है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं कुछ पॉइंटर्स दे रहा हूं, आप और भी पॉइंटर्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि ये तो हम अभी देख रहे हैं ना, पर अगर आपको और भी पॉइंटर्स याद हो तो आप एग्जाम में उसका यूटिलाइज करें। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप ये आंसर कर रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो आप छत्तीसगढ़ का एंगल लिखना जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। छत्तीसगढ़ के पास 44% फॉरेस्ट कवर है, जो कि कार्बन सिंक की तरह काम करता है। कोल माइनिंग क्रिएट्स एनवायरमेंटल प्रेशर, हमारे यहाँ कोल माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कोयला बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के हस्तयो अरण्य कंट्रोवर्सी के बारे में आपको लिखना होगा, कोल वर्सेस फॉरेस्ट क्या था। ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में आप लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि कैसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट का, ठीक है, कैसे नेशनल प्लान्स बनते हैं। तो इन सब चीजों को आप कैसे लिखेंगे, वन बाय वन, मतलब एक दूसरे के साथ। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखते समय आप हर पैराग्राफ का जो लास्ट वर्ड होता है और जो अगले पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड होगा वो कहीं ना कहीं मिलते रहना चाहिए। यानी कि जब आप लिखते हैं ना पैराग्राफ या जितने भी पॉइंटर्स लिख रहे हैं, वो सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बस लिख रहे हैं। जब भी आप ये कहानी पढ़ते हैं तो कहानी क्यों अच्छी लगती है, इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि आपको पिछले लाइन से अगले लाइन तक आने में कुछ ना कुछ जुड़ाव दिखता है। ठीक है, तो ऐसे भी आपका वैसा ही होना चाहिए जिसके माध्यम से आप पिछले पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ के साथ लिंक कर पाए। और जब तक आप ये लिंकिंग नहीं कर सकते हैं तब तक आपको ऐसे में नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर ही पढ़ते समय आप जब भी कोई कॉलम पढ़ेंगे तो कॉलम का हर एक पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ से कनेक्टेड होता है। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि आप पहले पैराग्राफ पढ़े उसके बाद अगला पैराग्राफ पढ़े, कुछ अलग ही दिखेगा। यानी कुल मिला के आप समझिए कि एक ऐसा मूवी आपको बनाना है, सीक्वल बनाना है जो पिछले सीक्वल से जुड़ा हो, तब जाके वो बेहतर आपको फ्रेम दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी बहुत ज्यादा फेमस अभी चल रहा है धुरंधर मूवी, तो दोनों मूवी क्यों इतने ज्यादा फेमस हो पाए, क्यों इतने ज्यादा कलेक्शन कर पाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को पूरी करती है। ठीक है, अकेले अकेले आधा है लेकिन दोनों मिला दो तो पूरी कहानी संभवतः आपको दिखती है। वैसे ही आपको ऐसे में भी करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट लॉज अलोन आर नॉट इनफ, रियल लिबरेशन लाइज इन द चेंजिंग सोशल माइंडसेट। महिला सशक्तिकरण केवल कानून पर्याप्त नहीं है, ठीक है, सामाजिक मानसिकता में बदलाव ही असली मुक्ति है। तो कुल मिला के ये सवाल क्यों बन रहा है आपको, देखिए इसमें दोनों चीजें आपको लिखनी होंगी कि जो हम आज की बात कर रहे हैं उसमें दो तरीके का फेमिनिज्म यानी नारीवाद दिखाई देता है। एक नारीवाद दिखाई देता है स्यूडो फेमिनिज्म, ठीक है, जिसमें महिलाएं जो हैं वो इस तरह के लिबरेशन चाहती हैं जो कि मर्द गलत करते हैं वैसा ही कुछ, ठीक है। और कुछ होता है जो एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं फेमिनिज्म को परिभाषित करता है। तो आपको दोनों चीजों का प्रोज एंड कॉन्स लिखना होगा। सबसे पहले तो स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया आपको लिखना होगा, ठीक है। इसमें आप हिस्टोरिकल भी जा सकते हैं कि पहले अगर आप देखें तो शुरुआती समय में महिलाओं का स्थिति अच्छा था। धीरे 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 वेदों और उपनिषदों के बाद जब ब्राह्मणवाद आया, उसके बाद उसके वैदिक काल के बाद कैसे कैसे चेंज दिखने लगा। कैसे जब हम आज के समय में देखते हैं, खासकर जो मिडवियल इंडिया वाला पोर्शन है, ठीक है, मध्यकालीन भारत, उसमें कैसे महिलाओं की स्थिति और दयनीय होती चली गई, ठीक है। जो बाहरी आक्रांता है उनका क्या मानसिकता था, उनकी वजह से कैसे महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती चली गई और आज कैसे वो सुधार की तरफ अग्रसर है, ये आपको बताना होगा। तो आप इसमें ग्लोबल इंडेक्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, GII, GGI, NFHS डेटा के बारे में बता सकते हैं।
इसके बाद आप बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं। तो आर्टिकल 14 समानता के बारे में बताता है, 15 भी, और आर्टिकल 39 इक्वल राइट्स की बात होती है, ठीक है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, आप आईपीसी की धारा के बारे में बता सकते हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई आपको याद हो तो, क्योंकि पेपर 7 में आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बहुत सारी ऐसी धाराएं खासकर आज के समय में याद होनी चाहिए जो उस समय आप लिखेंगे, महिला सशक्तिकरण या महिला न्याय से जुड़ी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के बारे में आपको लिखना होगा, यानी 106 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसमें 33% पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन की बात कही गई है महिलाओं की। इसके अलावा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप बताइएगा, एसएचजीज क्या होते हैं, मुद्रा योजना क्या है, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया भी मार्जिनलाइज सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए है, तो वुमेन्स को भी मार्जिनलाइज सेक्शन में काउंट किया जाता है। साइबर क्राइम्स जो हो रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा है, इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। ऑन गोइंग चैलेंजेस क्या है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक पॉइंट मेरे हिसाब से ये भी लिख सकते हैं कि कैसे जो भी हमारे पास बने हुए लॉज हैं उनका कैसे मिसयूज भी हो रहा है, उसको भी आपको यहाँ पे लिखना होगा, तो उससे और बेहतर आंसर लगेगा। एजुकेशन एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के बारे में हम बताएंगे, कैसे जो हमारी आधी आबादी है वो हमें पूरा कर रही है, ठीक है, कैसे उसका हमारे साथ समावेश होना आवश्यक है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द हाफ ऑफ सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू गेट प्रोग्रेस, ठीक है। हमें डेवलप होने के लिए हमारी आधी आबादी को भी साथ में लेके चलना होगा, तो ये बताना होगा आपको। इसके अलावा आप सीजी एंगल जब लिखेंगे तो महिलाओं के बारे में एसएचजी जैसे गोधन न्याय योजना है, महतारी वंदन योजना है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप आंगनबाड़ी के बारे में बता सकते हैं कि कैसे आंगनबाड़ी छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। कैसे हमारे यहाँ पंचायत समितिज में या बोला जाए तो विलेज पंचायत में महिलाओं का कितना योगदान है उसके बारे में आप बता सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कितना है वो बता सकते हैं। तो ये कुल मिला के बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस के बारे में, ठीक है। ई गवर्नेंस से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया, कैन टेक्नोलॉजी डिलीवर गुड गवर्नेंस टू द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हाउ गुड गवर्नेंस कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ई गवर्नेंस। तो पार्ट और एंड पार्सल ऑफ गुड गवर्नेंस है ई गवर्नेंस, क्योंकि गुड गवर्नेंस का डेफिनेशन क्या कहता है कि ऐसा शासन हो, सुशासन, जिसमें सुविधाएं दी जाए किसे, नागरिकों को, ठीक है। तो ऐसा शासन जिसमें सुविधा युक्त शासन चले, किसके लिए, लोगों के लिए। तो लोगों को जब सुविधाएं मिलेंगी, यानी कि लोगों को बेहतर चीजें मिलेंगी, जिसमें हम पारदर्शिता की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो कुल मिला के आपको बताना है डिजिटल इंडिया क्या प्रौद्योगिकी वंचित वर्गों तक सुशासन पहुंचाने में सक्षम है। तो आप लिख सकते हैं डिजिटल इंडिया के 9 पिलर हैं, ठीक है। डिजिटल इंडिया का 9 पिलर क्या क्या है, ब्रॉडबैंड, मोबाइल, पब्लिक इंटरनेट, डिजिटल इंडिया के 9 पिलरों में से कुछ हैं, जैसे ब्रॉडबैंड, मोबाइल, ये सारी चीजें। आपको अभी पता होगा कि भाई गुड गवर्नेंस में गवर्नमेंट जो है बहुत सारी जगहों पे, खासकर पब्लिक प्लेसेस में फ्री वाईफाई या फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है, जिसे रेलवे स्टेशन में देती है, ठीक है, मॉल्स वगैरह में मिलते हैं या पार्क में मिलता है, खासकर पब्लिक प्लेसेस में। फिर यूपीआई रेवोल्यूशन क्या है, हमारे यूपीआई के माध्यम से भारत ने कितना बेहतर जो है आपकी पेपर करेंसी को डीमॉड्यूल किया, मतलब बेसिकली जो आपका पेपर करेंसी उसे कम किया है और लोगों तक कैशलेस बनाने की कोशिश की है, ठीक है।
तो 2 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एग्जाम्पल में, ग्लोबल एडॉप्शन हो रहा है, पूरी दुनिया में यूपीआई को माना जा रहा है। ठीक है, आज हम और आप कैश उतना कैरी नहीं करते हैं जितना हम मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो ₹1 के लिए ही क्यों ना हो। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से। ठीक है, जैसे आपको पता हो कि खासकर बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जैसे उज्ज्वला योजना है, तो उज्ज्वला योजना का जो भी पैसा जाता है वो डायरेक्टली जो भी खाता धारक है उसके अकाउंट में चला जाता है, तो डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें जो सब्सिडाइज्ड मनी है, यानी सब्सिडी जो है वो अकाउंट होल्डर को डायरेक्टली ट्रांसफर की जा रही है। ठीक है, फिर डिजिटल डिवाइड के बारे में आपको लिखना होगा कि हमारे यहाँ पे अभी भी डिजिटल डिवाइड है। बहुत सारे लोग आज भी मोबाइल को उतना अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं या डिजिटल आइडिया में उतने लिटरेट नहीं है, तो डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है। जेंडर जो है उनमें डिजिटल जेंडर गैप है, उसके बारे में लिखेंगे, एज गैप के कारण भी है। ठीक है, तो डिजिटल डिवाइड के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं कि शहर और ग्रामीण परिदृश्य में कैसे डिवीजन है, कैसे शहरों में आसानी से लोगों को मोबाइल में यूपीआई और इस तरह की चीजें इस्तेमाल करने आसान हो रही हैं। ठीक है, कैसे गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स है उसमें बेनिफिट लेना अर्बन एरिया को ज्यादा आसान है बनिस्पत रूरल एरिया के। फिर आप लिखेंगे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में। ठीक है, जैसा हमने पहले अपने टॉपिक में भी पढ़ा था वैसे ही डेटा प्रिवेसी ब्रीच होता है। ठीक है, और जबकि आपको पता है कि जो डेटा प्रिवेसी है वो आपका कैसा प्रिवेसी हो जाएगा, आर्टिकल 21। ठीक है, राइट टू लाइफ का हिस्सा है डेटा, कोई भी प्राइवेसी, तो डेटा प्राइवेसी भी राइट टू लाइफ में आती है। तो डीपीडीपी एक्ट, डेटा प्राइवेसी का एक्ट। इसके अलावा आपको लिखना होगा एआई इन गवर्नेंस के बारे में, जैसे जेम पोर्टल है, ठीक है, फास्टैग है, डिजी यात्रा है। आप आज के समय में घर बैठे बैठे मोबाइल के थ्रू अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये बहुत सारी चीजें अप्लाई भी कर पाते हैं और मिल भी जाता है आपको घर बैठे बैठे। जैसे हम बात करें ई आधार की बात करते हैं, सॉरी, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट यानी नैम, वो भी ई नैम हो चुका है। ठीक है, मंडी ई हो चुकी हैं, तो आसानी से एक जो भी ग्रामीण है, खासकर जो किसान है, वो शहरों में अपने सामान बेच सकता है या फिर किसी भी मंडी में अपना सामान बेच सकता है बहुत आसानी से। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इसमें आंसर में कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के इनिशिएटिव्स आप बता सकते हैं, छत्तीसगढ़ चॉइस सेंटर्स हो गए, ई डिस्ट्रिक्ट हो गए, सुगम सीजी ऐप है, इंटरनेट कनेक्टिविटी चैलेंज है इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है, डिजिटल बस्तर इनिशिएटिव है, PMGDISHA स्कीम है। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि हम चाह रहे हैं कि पूरे पंचायत जो है वो डिजिटल पंचायत बन जाए। ठीक है, डिजिटल विलेज की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें गुड गवर्नेंस को दिखाएंगी और इसके माध्यम से हम मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंच सकते हैं और उन तक बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो है यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, युवा और बेरोजगारी के बारे में। तो युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है या सबसे बड़ी चुनौती, बेरोजगारी, कौशल और भविष्य के बारे में आपको लिखना होगा। इज इंडियन यूथ इंडियाज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और ग्रेटेस्ट चैलेंज, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल्स एंड द फ्यूचर के बारे में आपको लिखना है। देखिए, आपको पता है कि यूथ हो चाहे कोई भी जो भी पॉपुलेशन होती है वो भी किसी देश की क्या होती है, रिसोर्स। ठीक है, तो हम क्या हैं, हम सब जितने लोग हैं वो क्या हैं, भारत के लिए रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स अगर किस एज ग्रुप में हो, वर्किंग क्लास में हो, तो किसी भी देश के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है।
लेकिन अगर सबको मौका नहीं मिल पाए या सब लोग उस काबिल ना हो जिस तरह की जरूरत हो, तो भी ये नुकसानदायक है। तो आपको इसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखने होंगे, यानी कुछ फायदा भी है तो कुछ नुकसान भी है, नफा और नुकसान दोनों होता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में आपको बताना होगा कि भारत में 50% पॉपुलेशन अंडर 30 है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है ये भी बता सकते हैं आप। फिर आप आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो कोई डेटा हो जैसे PLFS 2024 यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 16.5% है, ये आप बता सकते हैं। फिर एजुकेशन और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मिसमैच की बात करें तो अभी रिसेंट डेटा की बात अगर हम करते हैं तो जो अनपढ़ लोग हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 16% है। वही जो लोग पढ़े लिखे हैं उनमें 30% तक पहुंच जा रही है। यानी कुल मिलाकर हम पढ़ लिखने के बाद भी जॉब नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम उस काबिल नहीं है जैसी जरूरत है जॉब की। तो हम बात क्या करें स्किल्स की, स्किल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, तो आप बताएंगे डिग्रीज विदाउट स्किल हो रहा है, ये चीज जो मैंने कहा। स्किल इंडिया, PM विश्वकर्मा, PM इंटर्नशिप स्कीम, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से स्किल बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को फॉरवर्ड किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। 1 लाख प्लस स्टार्टअप्स बनते हैं हर बार। 110 यूनिकॉर्न्स अब तक हो चुके हैं और कुछ ऐड हुए होंगे तो आप लिख लीजिएगा। यूनिकॉर्न क्या होते हैं आप कमेंट करिए आंसर। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में फिर अग्निपथ स्कीम आपको याद हो जॉब्स के लिए, फिर अग्निवीर स्कीम, शॉर्ट टर्म डिफेंस एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इसकी डिबेट को आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे इस पे डिबेट हो रहा है अग्निवीर के ऊपर। सीजी की बात करें हम, छत्तीसगढ़ को कैसे इसमें इंक्लूड करेंगे, तो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट माइनिंग और एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ मिलती ही है। IT पार्क्स हमारे यहाँ बन रहे हैं, साइबर पार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, नया रायपुर में। PMKVY सेंटर्स हैं अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। कौशल विकास योजना की हम बात करें तो एग्रीकल्चर बेस्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसके फिर एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं जो हमारा मनरेगा था, ठीक है। आज आप कमेंट करिए कि आज मनरेगा का क्या नाम है, ठीक है, तो मनरेगा की स्कीम के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार आप चाहें तो आंसर कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ऐसे बहुत सारे और आयाम या और विजन्स हो सकते हैं जो आप लिख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंटर्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया। तो ये था 6 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि इस साल कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्योंकि मैंने कुछ 5 सालों के अलग अलग एग्जाम्स के ऐसे पेपर्स एनालाइज किए और समझ में आया कि ये टॉपिक्स कुछ ज्यादा हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा यही क्वेश्चंस आएंगे, पर ये टॉपिक्स जरूर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो ऐसे राइटिंग करने के लिए मैंने तो सबसे पहले आपको ये बताया कि ऐसे हमेशा ऐसे लिखिए जैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, हर पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। अब स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो कोई कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक, कोई कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई स्टैटिस्टिक डेटा आपके पास है तो उससे कर सकते हैं, या फिर कोई खुद ही क्वेश्चन से, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया तो उसकी शुरुआत आप खुद दूसरे क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। 3-4 लाइंस में इसके बारे में लिखिए, ठीक है। फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे को क्या यूज करना है कि छत्तीसगढ़ का एंगल आपको हर ऐसे में कोशिश करिए कि इंक्लूड हो सकता है तो करिए। दर्शन वाले की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरली जो बाकी फैक्चुअल डेटा या फैक्चुअल ऐसे होते हैं उनमें आप सीजी के एंगल को भी यूज करिए और जरूर करिए, ठीक है। इंडिया वाले में सीजी यूज करिए, सीजी वाले में इंडिया यूज करिए, यानी दोनों को कोरिलेट करिए। बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, सबसे बड़ी बात कि आप एकदम एक्सट्रीम एंड पे नहीं जाए,
या तो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिख रहे हैं तो ऐसे मत लिख दीजिए कि एकदम अनएम्प्लॉयमेंट है, हर कोई बेरोजगार है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा, और ना ये लिखिए कि हर किसी को जॉब मिल रहा है। आपको एक बैलेंस अप्रोच बनाना होगा कि हाँ, क्योंकि जॉब्स जो है हमारे यहाँ कमी है, पर जो जॉब्स अवेलेबल है वो स्किल के बेसिस पे स्किल्ड लेबर को मिल जाता है, स्किल्ड फोर्स को मिल जाता है। ठीक है, वो ऐसे लिख सकते हैं। तो आप दोनों चीजें लिखिए, दोनों साइड। ठीक है, मतलब आपको चिट भी लिखना होगा और पट भी लिखना होगा, दोनों पक्ष लिखना होगा। ठीक है, डेटा और फैक्ट्स आप लिखिए। संरचना कैसे करिएगा बॉडी का, 4 से 5 बॉडी पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 4 ऐसे लिखना है और वर्ड लिमिट दिया हुआ, तो आप उस हिसाब से पैराग्राफ्स के लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, एक एंगल, हर पैराग्राफ में एक एंगल आप चाहे तो लिख सकते हैं जो यहाँ मेंशन है, पर ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे से रिलेट करके लिखना जरूरी है। डेटा और फैक्ट्स जरूर, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें डेटा फैक्ट्स मेंशन हो सकते हैं तो वो अगर आपको पता है तो जरूर लिखिए, लेकिन अगर आपको गलत पता है तो बिल्कुल मत लिखिएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स को जरूर मेंशन करिए। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके द्वारा दिए गए कोई इंडेक्स हो गए या कोई रिसर्च पेपर हो गया जिनके बारे में आपको पता हो वो जरूर लिखिए। कोई रिपोर्ट्स हो गए उसको लिखिए। सीजी स्पेसिफिक डेटा अगर आपको पता हो, नंबर्स पता हो तो लिखिए। और लास्ट में कंक्लूजन या निष्कर्ष या वे फॉरवर्ड, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीजें होती है। जो अगर क्लोज्ड एंडिंग वाला कोई ऐसे टॉपिक है, ठीक है, जो हो चुका है, तो उसमें निष्कर्ष लिखिएगा, कंक्लूड कर दीजिएगा कि ये हो चुका है तो ये समाप्त हो गया। लेकिन कई ऐसे होते हैं ऐसे जो कि आगे चल रहे होते, जैसे ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट, ये अभी भी है और ये अभी आगे चलेगा, इसमें और कैसे हम सुधार कर सकते हैं वो लिखना होगा, तो वहां वे फॉरवर्ड लिखिएगा, आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ कंक्लूड करिए। ठीक है, वैल्यूज के बारे में बात करिए, कोटेशन लिखिए और एक आशावादी अंत लिखिए। ठीक है, जो निष्कर्ष लिख रहे हैं वो आशावादी होना चाहिए, होप होना चाहिए उसमें। अब हम आपको बता दूं कि जो मैंने ये 6 टॉपिक्स लिए हैं, ये जो टॉपिक्स हैं ये 2022 में सीजी में आया था, एआई वाला। ठीक है, नक्सलिज्म हर साल आता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। जलवायु परिवर्तन 2022-23 में आया हुआ है, पिछले साल भी आया था। वुमेन एम्पावरमेंट या फिर एम्पावरमेंट की बात करें तो यह ऑलमोस्ट हर साल आता है। डिजिटल इंडिया लगभग हर साल आता है, अभी कई सालों से हॉट टॉपिक है। और बेरोजगारी के बारे में हम बात करें तो अभी इस साल आने की उम्मीद है, 2022 में आया था पर इस साल भी आ सकता है। तो इस तरह से ये मेरा एक आइडिया है जो आपको मैंने दिया। लास्ट में मैं इनके लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो आने वाले सालों में सीजीपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं या कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए ऐसे राइटिंग का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप कोई ना कोई 6-7 टॉपिक्स, 8 टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट निकालिए जो आपको लगता है कि इस साल आ सकते हैं, या कोई कम से कम वो पॉइंटर्स आपके पास होने चाहिए पहले से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, अभ्यास जितना ज्यादा आप करेंगे उतना बेहतर है। न्यूज़पेपर आप पढ़िए या फिर एटलीस्ट आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स को देखते रहिए। ठीक है, योजना कुरुक्षेत्र, ये जरूरी नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, मतलब चाहे तो फायदा मिलेगा आपको क्योंकि योजनाओं से आप जुड़े रहेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स, सीजी गवर्नमेंट की स्कीम्स या उनके वेबसाइट्स को आप देखते रहिए। लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए कि हुक होना चाहिए, कि कुछ ना कुछ बांध के रखने वाला पॉइंटर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, कुछ ना कुछ छत्तीसगढ़ का एंगल जरूर आप ऐड करिए जैसे मैंने पहले बताया है, और फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिखिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे और ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैंने आपके साथ ये लेक्चर साझा किया है। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट परसों के एग्जाम के लिए, और मेरी उम्मीद है कि जो भी ये वीडियो देख रहा हो वो सारे लोग सीजीपीएससी मेंस 2025 को क्रैक करें और अपने घर वालों का नाम करें। अब इससे पहले, जाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारा
जो संस्थान है एम सिविल सर्विसेज, वो बहुत जल्द नए बैचेस लॉन्च करने जा रहा है। तो आप लोग अगर चाहते हैं आने वाले सालों में सीजीपीएससी या यूपीएससी या फिर व्यापम की तैयारी करना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको अपडेटेड मटेरियल मिलेगा, टाइमली मैनर पे आपके कोर्स कंप्लीशन होंगे और अच्छे टीचर्स के साथ आपको अच्छे मेंटर्स भी मिलेंगे जो आपको समय समय पर गाइड करेंगे आपके एग्जाम्स तक, ताकि जब भी आपको कोई डाउट हो वो तुरंत क्लियर हो सके। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7999416881। आप चाहें तो वहां पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, या फिर आप सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच में हमारे ऑफिस में आकर, जिसका पता है भगिनी मंडल रिक्रिएशन रोड, फर्स्ट फ्लोर, चौबे कॉलोनी, नियर जैन मंदिर, वहां भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नए बैचेस बहुत ही वैल्यू एडिशन के साथ आएंगे और साथ ही साथ बहुत ही कम रेट में आपको मिलेंगे, तो वैल्यू फॉर मनी आपको मिलने वाला है। आइए ज्वाइन करिए एम सिविल सर्विसेज और अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और बढ़ाइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं।